हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन ऑफ एपेक्स क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग सेफ़ होंगे एंड इस लॉकडाउन पीरियड का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। हमारे इस चैप्टर में यूज़ हो रही है टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन टर्म हम 7th-8th क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, जिसका मतलब होता है संविधान। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सेट ऑफ बेसिक रूल्स लिखे होते हैं। सेट ऑफ बेसिक रूल्स मीन्स आपके फंडामेंटल राइट्स टाइप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसी कंट्री को रन करने में हेल्प करते हैं। ये किसी कंट्री का एक यूज़र मैनुअल, एक यूज़र गाइड की तरह होता है जो कि किसी कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग और रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से नहीं है। यहाँ स्टेट का मतलब है किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से जो कि लॉ मेकिंग का काम करेगी। ठीक है, तो comprises a number of articles about the state specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन वो एक डिसाइड करता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि जिसके अंदर किसी स्टेट के प्रावधान लिखे होते हैं कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बनेगी एंड किस तरीके से काम करेगी एंड किन नियमों का पालन करेगी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और यही रीजंस जो हैं आपके फंक्शंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इन केस अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यही 5 रीजंस जो हैं एक्सप्लेन करने हैं। तो हमारा फर्स्ट रीज़न या फिर कहें फर्स्ट फंक्शन है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। जिसका मतलब है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसके अंदर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब कि इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी हमारे यहाँ के लोग में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ हमें राइट्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। मान लो हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जेंडर, कास्ट के लोग हैं। अगर आपको ये रूल्स ना मिले होते तो इसकी वजह से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी का एक इशू क्रिएट हो जाता कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी लोगों के ऊपर दबाव बनाते। बट इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, इन सब राइट्स की वजह से जो है डिफरेंट कास्ट एंड जेंडर के लोग एंड रिलीजन के लोग जो हैं आपके एक साथ आकर सोसाइटी में रहते हैं, जिससे कि कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो यही एक फर्स्ट फंक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सब चीज़ें जो हैं स्मूथली चलती हैं इन अ सोसाइटी। एंड यही बेसिक रूल्स जो हैं लोगों के बीच में लोगों को एश्योरेंस लेकर आते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा एंड वो सोसाइटी में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। एंड यही सारे लॉज जो हैं एनफोर्सेबल भी होते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती लागू नहीं किए जाते या जब लोगों को ज़बरन एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता। लोग इन्हें खुशी से एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये उन्हीं के लिए होते हैं, उन्हीं के राइट्स जो होते हैं ताकि उनको अधिकार मिल सके। Our next function is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्पेसिफाई करता है या फिर बताता है कि सोसाइटी जो है उसके अंदर अगर कोई डिसीज़न लेना है तो उसकी पावर किसके पास होगी। एंड सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट, सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है बनाई जाएगी।
इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में अगर डिसीजन मेकिंग लेनी है तो एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट उस गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा, कि कौन बनाएगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? हम ही लोग लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं। किसके लिए इलेक्ट करते हैं? अपने लिए इलेक्ट करते हैं। कि अगर सोसाइटी की नीड है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करेगा? हम लोग। पावर का बेसिक एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब कितनी पावर किस किस को मिलनी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर को कितनी पावर मिलनी है, ये भी कौन डिसाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए तीन तरीके की गवर्नमेंट है, एक मोनार्क है, एक सिंगल पार्टी है, और एक है डेमोक्रेटिक, लाइक हमारे इंडिया में। मोनार्क जैसे हम जानते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजतंत्र। राजतंत्र में राजा सुपीरियर होता है, तो सुपीरियर जो होगा उसी को डिसीजन मेकिंग पावर होगी। तो मोनार्क में डिसीजन मेकर कौन होगा? राजा, क्योंकि राजा जो वहाँ पर बोल देगा वहीं पर ही वो फाइनल कानून बन जाएगा। वहीं पर ही हम अगर बात करते हैं सिंगल पार्टी की, सिंगल पार्टी है, वहाँ पर सिंगल पार्टी ये क्लियर है कि सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ पर, कि इलेक्ट होकर घूम फिर कर एक ही पार्टी आनी है। तो इन केस अगर वो सिंगल पार्टी अगर रूल बनाती है तो उस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपके पास कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। सिंगल पार्टी में ये होता है कि उस सिंगल पार्टी ने जो लॉ बना दिया, जो रूल्स बना दिए, वो आपको फॉलो करने हैं पड़ेंगे। बट वहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप, वहाँ पर कौन इलेक्ट करता है लोगों को? गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में। तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। अब मान लो पहले के ज़माने में, मतलब कि डेमोक्रेसी का ही एक एग्जांपल लेते हैं। पहले के टाइम में, एंशियंट रोम टाइम में क्या होता था सॉरी, एंशियंट रोम टाइम में क्या होता था आपका, कि कोई भी अगर रूल बनाना पड़ता था या लॉ बनाते थे तो लोगों का वोटिंग के थ्रू कोई भी लॉ पास किया जाता था। बट हम वहाँ इंडिया के कंसर्न में बात करें आज के टाइम में, तो आज के टाइम में क्या है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कोई भी लॉ पास करने के लिए हम इस तरीके का वोटिंग सिस्टम नहीं अपना सकते कि पब्लिक से पूछें। बट उसके वहीं पर ही हमने एक सब्स्टिट्यूट लेकर आए हैं कि हमने क्या किया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वोटिंग कराई गई। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्या किया गया कि हम लोगों ने अपने बीच में से एक लीडर को चुनकर आगे पार्लियामेंट में भेजा। वो हमारे बिहाफ पे वोटिंग करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, राइट्स के लिए, कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, यानी कि वो हमारे तरफ से वोट करते हैं। एक छोटा सा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए पार्लियामेंट जो है हमारा लॉज बनाने का काम करती है, क्योंकि पार्लियामेंट को राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आप लोग जो है कानून बनाएंगे। बट अगर कहीं पर ये लिखा ही नहीं होता कि पार्लियामेंट जो है कानून बनाने का काम करेगी, तो क्या पार्लियामेंट का अथॉरिटी होती हम लोगों के लिए कानून बनाने के लिए? नहीं ना। बट पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिली है, और कहाँ से मिली है, किसने दिया वो अथॉरिटी? कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि कानून बनाने का काम जो है पार्लियामेंट करेगी। क्लियर? आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हम हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ, जो कि है टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। इसका मतलब क्या बनता है कि मान लेते हैं हम कि गवर्नमेंट जो है उस रूल को मान लेते हैं कि सारे डिसीजन, सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग पावर जो है गवर्नमेंट के पास होगी। तो गवर्नमेंट ही जो है सारे डिसीजंस लेगी एंड लुक आफ्टर करेगी सोसाइटी का, लोगों का, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स बनाएगी, सारे डिसीजन, यानी कि इन शॉर्ट सारी पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ में होगी। सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होने से भी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीज़न ले जिससे कि लोग कंफर्टेबल ना हो, कोई ऐसा रूल पास कर दे जिससे कि हम लोगों के बीच एक कन्फ्लिक्ट, या फिर मतलब कि हमारे राइट जो हमें लगे कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ के देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशन सेट करी हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और वो सारी लिमिट्स जो हैं फंडामेंटल इन नेचर होंगी एंड गवर्नमेंट उनको ट्रेसपास नहीं करेगी। इसका मतलब क्या था, इन लिमिटेशंस का सेट करने का मीनिंग ये था कि गवर्नमेंट जो है अपना
दबाव ना बना पाए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ आपको मानने के लिए विवश ना कर पाए। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशन सेट करी कि वो कुछ टाइम तक तो कुछ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं राइट्स के ऊपर, बट वो कम्प्लीटली उनको ले नहीं सकती आपसे, क्योंकि वो जो रेस्ट्रिक्शंस जो लगती हैं वो भी कुछ मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पीरियड चल रहा होता है कंट्री में, तब लगती हैं वो, वरना आपके राइट्स आपके पास रहते हैं, उनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट रीज़न जो है, टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को ये बताता है कि आपको इस सोसाइटी की एस्पिरेशन को फुलफिल करते हुए जस्ट सोसाइटी की कंडीशंस जो है क्रिएट करनी है। यानी कि जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जस्ट सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी में लोगों के बीच में इक्वालिटी, लोगों को फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद रखनी है। यानी कि ये चीज़ें यहाँ से सोसाइटी में से जानी नहीं चाहिए। ये कौन देखेगा इस चीज़ को? गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है सब चीज़ रूल्स एंड राइट्स बनाने का काम, क्योंकि सारे राइट्स जो हैं हमारा कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है कि किसी लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, किसी वजह से लोग एक दूसरे से लड़ तो नहीं रहे हैं, कोई असमानता तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। एंड इन चीज़ों में से एक भी फैक्टर जो है कम होता है। कौन कौन से फैक्टर? फ्रेटर्निटी, आपका इक्वालिटी, फ्रीडम, इन चीज़ों में से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जस्टिस, इन सब चीज़ों में से अगर कोई भी फैक्टर कम होता है तो वो सोसाइटी जस्ट सोसाइटी नहीं कहलाएगी। तो ये सब चीज़ें देखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, कि कोई भी नॉट इवन अ इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। तो इन सब चीज़ों को देखती है आपकी गवर्नमेंट। और ये सब चीज़ें, इसका राइट कौन देता है हमें? हमें नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट को कौन देता है इस चीज़ का राइट? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आवर लास्ट फंक्शन इज टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। इसका मतलब क्या है कि हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, हर तरीके की डाइवर्सिटी आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने के बाद भी हमारी एक सिंगल आइडेंटिटी होती है। और वो आइडेंटिटी क्या होती है? कि हम इंडियन हैं। वही हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है किसी भी इंसान की। जैसे ही सेम एज इट इज़ हम कहीं और बाहर की बात करें, फॉरेन की बात करें, तो वहाँ पर जो डिफरेंट रीजन्स के लोग होंगे उनकी सिंगल आइडेंटिटी क्या होगी? एक क्या कहलाएंगे? वो उस कंट्री के लोग कहलाएंगे। अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के रीजन किसी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम क्या कहलाएं? अगर वो कहीं जाता है तो उसको क्या कहलाएंगे? कि वो मध्य प्रदेश से है? नहीं, उसकी सिंगल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होगी? कि वो एक इंडियन है। और इन इंडिया भी उसकी आइडेंटिटी क्या कहलाएगी? इंडियन। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था। बाकी के टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे टेक्स्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।